नमस्ते। आज मैं तुम्हें नार्सिसिज्म के बारे में बताने जा रहा हूं। विशेष रूप से मैं तुम्हें 5 काफी सटीक संकेतक दूंगा जो वास्तव में यदि तुम अपने चरित्र में, अपने होने के तरीके में किसी न किसी तरह से पाएंगे तो वे किसी न किसी तरह से तुम्हें नार्सिसिज्म के बारे में चेतावनी दे सकते हैं। लेकिन देखिए, इन 5 पहलुओं में गहराई से जाने से पहले कुछ पूर्वापेक्षाएं करना महत्वपूर्ण है और नार्सिसिज्म के बारे में थोड़ी बात करना चाहिए। देखो, मैंने ये पहले ही कई योगदानों में किया है जिन्हें मैं निश्चित रूप से तुम्हें यूट्यूब चैनल पर या ricogambo.org साइट पर देखने के लिए आमंत्रित करता हूं। लेकिन यहां मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि नार्सिसिज्म की एक घटक ऐसी है जो अच्छे या बुरे हम सभी में थोड़ी बहुत होती है। हम सभी में वह नार्सिसिस्टिक चोट होती है जिसे हम कहते हैं, जो किसी न किसी तरह से एक ऐसे विकार का कारण बनती है जो नार्सिसिज्म है। जहां डिसऑर्डर एक संकेतक है, वहां यह कहना है कि यह एक श्रेणी है जो तब दी जाती है जब किसी व्यक्ति के मन की विशेषता ऐसी होती है कि यह उसे जीवन की कम से कम 3 मौलिक कार्यों में सीमित कर देती है, जो हैं भावनाएं, आत्म देखभाल और काम, फिर सामाजिक जीवन और गतिविधि। नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर के बारे में बात करने के लिए हमें वास्तव में एक ऐसी संरचना के बारे में बात करनी चाहिए जो इन 3 जीवन के क्षेत्रों में सीमित करने का कारण बनती है, और इसके बारे में मैंने पहले ही नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करते समय चर्चा की है। लेकिन मैं आपको कुछ संकेत देना चाहता हूं जो निश्चित रूप से सत्य हो सकते हैं जब आप वास्तव में एक अनार्किसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का सामना कर रहे हों, लेकिन जिन्हें आप किसी न किसी तरह से अपनी जिंदगी में देख सकते हैं, अपने अंदर भी पहचान सकते हैं। भले ही आपके पास एक स्पष्ट और संरचित अनार्किसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर न हो, क्योंकि ये विशेषताएं कुछ हद तक हम में से कुछ लोगों में भी होती हैं। मैं यह प्रस्तावना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि नार्सिसिज्म के बारे में अंततः एक कहने के लिए एक मजबूत नकारात्मक मीडिया दबाव भी बना है, जहां नार्सिसिस्ट को किसी न किसी तरह से एक दानविक बुरा प्राणी माना जाता है जो केवल अपनी पीड़ितों से खून चूसने की कोशिश करता है। वास्तव में यहां नार्सिसिस्टिक लक्षण है जो कि डिसऑर्डर से अलग एक लक्षण है। एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी लक्षण एक ऐसा घटक है जो दुर्भाग्यवश किसी व्यक्ति के आंतरिक जीवन में प्रकट हो सकता है, और यह व्यक्ति के लिए बहुत सीमित करने वाला हो सकता है। भले ही यह स्पष्ट रूप से उसे ऐसे कार्यों और व्यवहारों को करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो स्पष्ट रूप से दूसरों के लिए, उनके निकट के लोगों के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। फिर विभिन्न वर्षों में की गई विभिन्न नैदानिक वर्गीकरणों में नार्सिसिज्म के विभिन्न प्रकारों के बीच एक पूरी तरह से भेद किया गया है। मैंने भी इसके बारे में बात की है, जैसे कि ओवर्ट नार्सिसिस्ट के बजाय कोवर्ट नार्सिसिस्ट। यहां विभिन्न प्रकार हैं, लेकिन कह सकते हैं कि कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जिन्हें यहां एक साथ देखना उपयोगी है, और यदि आप किसी न किसी तरह से इनमें से कुछ को पहचानते हैं तो यह आपको नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति के बारे में संकेत दे सकता है जिस पर काम करना उचित है। क्यों? क्योंकि इस पर काम किया जाता है। देखो, जब हम मन की संरचनाओं के बारे में बात करते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, तो विभिन्न स्तर होते हैं। चलो इसे थोड़ा ऐसा ही कहते हैं। स्वाभाविक रूप से यदि मैं यह समझता हूं कि मुझ में एक निश्चित प्रवृत्ति है तो मैं वास्तव में उस पर काम कर सकता हूं। फिर यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह प्रवृत्ति मेरे अंदर जीवन के दौरान कितनी संरचित हो गई है। तो ये 5 संकेत क्या हैं जिन्हें मैं आपको ध्यान में रखने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि आप यह समझ सकें कि क्या आपके अंदर नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति है या क्या आप वास्तव में एक अधिक संरचित डिसऑर्डर का सामना कर रहे हैं, जिसके लिए स्पष्ट रूप से मैं आपको किसी भी मामले में सहकर्मियों यानी मनोचिकित्सकों की ओर संदर्भित करता हूं जो किसी न किसी तरह आपकी निदान में मदद कर सकें। यह स्पष्ट है कि यह योगदान जो मैं अब कर रहा हूं किसी भी तरह से आपको एक निदान वर्गीकरण देने का दावा नहीं करता है। ये 5 पहलू जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं नार्सिसिज्म का निदान करने के लिए संपूर्ण नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये विचार करने के लिए दिलचस्प संकेतक हैं। तो पहला संकेत एक महानता की भावना है। यदि आपको अंदर से यह एहसास होता है कि आपके पास वास्तव में यह महानता का एहसास है, दूसरों की तुलना में श्रेष्ठता का एहसास है, तो यह एक पहला संकेतक है जो आपको थोड़ी सतर्कता से सोचने पर मजबूर कर सकता है।
यह एहसास कि आप दूसरों से अधिक मूल्यवान हैं, दूसरों से बेहतर हैं और दूसरों से अधिक के हकदार हैं, और यह एहसास कि आपके पास एक महानता है। क्योंकि देखो, मैंने कुछ बेहद महान लोगों को जाना है, यानी ऐसे लोग जो जब आप उनसे मिलते हैं तो कहते हैं देखो ये सच में एक जीनियस है, एक प्रबुद्ध व्यक्ति जो शायद विनम्र था, जो शायद एक संतुलित व्यक्ति था, एक शांत व्यक्ति था। क्यों नहीं, यहाँ पर भव्यता की भावना है, जो थोड़ी नार्सिसिज्म की विशेषता है, जो कम न्याय संगत है, ये वास्तव में अपने आप पर एक बड़ी केंद्रितता है। जैसे कि आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हों। हालिया शोध दरअसल हाल के वर्षों में नार्सिसिज्म पर यह दिखाते हैं कि एक ऐसा पालन पोषण शैली जिसमें माता पिता बहुत सहायक और देखभाल करने वाले होते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप बच्चे और फिर वयस्क में एक नार्सिसिस्टिक रूप का विकास होता है। जैसे कि माता पिता द्वारा हमेशा प्रशंसा किए जाने का तथ्य किसी न किसी तरह से एक पीडस्टल पर रखा जाना और कुछ हद तक उनके द्वारा लाड प्यार किया जाना वास्तव में एक ऐसी घटक प्रतीत होता है जो नार्सिसिस्टिक संरचना के विकास की ओर ले जा सकता है। तो विचार क्या है? यह है कि दूसरों से बेहतर होने का यह एहसास जो विभिन्न संरचनाओं और स्थितियों से उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यह वास्तव में नार्सिसिज्म का एक क्लासिक उदाहरण है। नार्सिसिज्म में एक पारंपरिक दृष्टिकोण है, यह व्याख्या कि व्यक्ति वास्तव में गहराई में अधिक कमजोर होता है और उसे इस भव्य आत्मा से चिपके रहने की आवश्यकता होती है। इसलिए यह ऐसा है जैसे वह अपने आप के कुछ टुकड़ों को एक साथ रखने की निराशाजनक कोशिश कर रहा हो। यहाँ एक और व्याख्या है जो इस महान आत्मा को दी जाती है, लेकिन कारण के परे, थोड़ी सी उत्पत्ति के परे, यदि आप हमेशा दूसरों से अधिक मूल्यवान होने, दूसरों से बेहतर होने की धारणा रखते हैं, तो शायद आपको थोड़ी देर रुककर कुछ विचार करना चाहिए। दूसरा संकेत प्रशंसा और स्वीकृति की निरंतर आवश्यकता है। अगर आप यह समझते हैं, और देखिए यह एक ऐसी चीज है जिसे आप केवल अपने साथ खुद ही आंक सकते हैं, यही कारण है कि यह एक बहुत ही व्यक्तिगत चीज है। लेकिन अगर आप यह महसूस करते हैं कि आप अक्सर जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में दूसरों की स्वीकृति, माता पिता की स्वीकृति, दोस्तों की स्वीकृति, साथी की स्वीकृति, समाज की स्वीकृति और सभी अन्य की स्वीकृति की आवश्यकता महसूस करते हैं, और यह भी महसूस करते हैं कि आप थोड़े से उनके ध्यान के केंद्र में हैं, यह भी एक ऐसा पहलू है जो आपको थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर करना चाहिए। नहीं, मुझे गलत मत समझना, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था, हम सभी में थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म होता है। सभी को अच्छा लगता है जब हम देखे जाते हैं, जब हमें सराहा जाता है। उदाहरण के लिए मैं YouTube पर एक वीडियो बना रहा हूं, और अगर इस वीडियो को लाखों व्यूज मिलते हैं तो निश्चित रूप से ये मुझे खुशी देगा, क्योंकि ये मुझे बताएगा कि देखो तुमने एक उपयोगी सुंदर चीज बनाई है, एक ऐसी चीज जिसे कई लोगों ने सराहा है ना? यह ठीक है, और यह नार्सिसिज्म का एक स्वस्थ घटक भी है। समस्या तब होती है जब नार्सिसिज्म, जब प्रशंसा और स्वीकृति की यह आवश्यकता उदाहरण के लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि यह हमारे मानसिक स्थान को भरने लगती है, जिससे मैं शायद अपने ज़रूरतों को पहचानने में भी सक्षम नहीं हो पाता, क्योंकि मेरी अधिकतम ध्यान केंद्रित होती है दूसरों द्वारा सराहे जाने या प्रशंसा प्राप्त करने पर। उदाहरण के लिए, यहां हम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जो आप अच्छी तरह समझेंगे, जो स्वास्थ्य और बीमारी, भलाई और रोग के बीच की सीमा पर है। तो यहां है, अगर आप इस दूसरे तत्व को पाते हैं, यानी हमेशा दूसरों से प्रशंसा और स्वीकृति की एक मजबूत आवश्यकता होना, तो यह भी एक ऐसा तत्व है जो आपको अपने बारे में या अपने बारे में अधिक सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। तीसरा तत्व है सहानुभूति की कमी। हां, हमारे मिरर न्यूरॉन्स द्वारा समर्थित सहानुभूति प्रजाति के अस्तित्व के लिए एक मौलिक घटक है, लेकिन यह हमारे मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए भी है, हमारे संबंधों के कल्याण के लिए, और यह वास्तव में दूसरे को महसूस करने, दूसरे के साथ दुख साझा करने की क्षमता है, यानी सहानुभूति, दूसरे के अनुभव को जीने की क्षमता, यहां तक कि केवल उसे एक नज़र से देखकर। इसलिए अगर मैं दूसरे को दुखी देखता हूं तो मुझे भावुक होना चाहिए।
या अगर मैं दूसरे को खुश देखता हूं तो मुझे खुशी होनी चाहिए। यहाँ नार्सिसिज्म में, यहाँ तक कि सबसे पैथोलॉजिकल नार्सिसिज्म में भी वास्तव में सहानुभूति की कमी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि यह एक थोड़ा अधिक सूक्ष्म लक्षण है। शायद मेरे चारों ओर कुछ घटनाएं होती हैं और मैं थोड़ा असंवेदनशील महसूस करता हूं, जैसे कि यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यह प्रासंगिक नहीं है। शायद कुछ बुरी भारी चीज़ें भी होती हैं और ये मुझे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती, या मुझे मदद के लिए अनुरोध किए जाते हैं और मैं थोड़ा दूर, थोड़ा ठंडा महसूस करता हूं, जैसे कि यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यह भी एक तत्व है, यह एक पहलू है जिसे मैं ध्यान में रख सकता हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, हम सभी में थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म हो सकता है और कभी कभी यह हमारे लिए सीमित करने वाला भी बन सकता है, समझते हो, क्योंकि यह किसी न किसी तरह से हमें सीमित कर सकता है, यह हमें जीवन में थोड़ा रोक सकता है। यह हमें उदाहरण के लिए सहानुभूति करने से रोक सकता है, जो एक अद्भुत अनुभव है, क्योंकि दूसरे के साथ सहानुभूति करना मतलब है दूसरे को महसूस करना। लेकिन नार्सिसिस्ट को इससे भी खुद को बचाने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा महसूस करता है उसे महसूस करना अपने आप से ध्यान हटाकर दूसरे की ओर ध्यान केंद्रित करना है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, अपने आप पर केंद्रित रहना उस विखंडन, उस टुकड़ों में बंटने की भावना को प्रबंधित करने का एक तरीका है, जिसे किसी न किसी तरह नार्सिसिस्ट अनुभव करता है, क्योंकि वास्तव में उसके पास एक ऐसा ठोस आत्म नहीं होता जैसा कि वह इस भव्य आत्म को दिखाता है। इसलिए वास्तव में सहानुभूति वह चीज है जो नार्सिसिस्ट को अपने से बाहर ले जाती है, जो वह इतनी आसानी से करने की अनुमति नहीं दे सकता। नार्सिसिज्म का चौथा दिलचस्प, महत्वपूर्ण, पारंपरिक तत्व, जिसे मैं आपको स्पष्ट रूप से मूल्यांकन और विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं, वह है दूसरों का थोड़ा बहुत शोषण करने की प्रवृत्ति। तो यहां भी हमारी समाज इस दृष्टिकोण से थोड़ा नार्सिसिस्टिक है। मैंने उदाहरण के लिए बुराई, डी फैक्टर, व्यक्तित्व का डार्क फैक्टर के बारे में बात की, जिसे अपने आप की देखभाल करने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, वास्तव में यह जानते हुए कि यह दूसरों के हितों के खिलाफ जा रहा है। इसके अलावा अपनी कार्रवाइयों को सही ठहराने के लिए खुद को कई कहानियां सुनाते हुए, इसे व्यक्तित्व के डार्क फैक्टर के रूप में थोड़ा माना जाता है, जिसमें नार्सिसिज्म निश्चित रूप से एक घटक है। यहां मैं आपको दूसरों का शोषण करने की सरल प्रवृत्ति के बारे में बता रहा हूं। यानी यदि आप यह महसूस करते हैं कि आप चीजें करते हैं बिना दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखे, लेकिन हमेशा अपने पर थोड़ा अधिक केंद्रित रहते हैं, इसलिए आपको एक अधिक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करना होगा, जो आपको केवल अपने साथ करना है, जिसमें आपको खुद को यह नहीं बताना है कि आप वास्तव में जो चीजें करते हैं वे दूसरों की जरूरतों का ज्यादा ध्यान नहीं रखती हैं, बल्कि केवल आपकी ज़रूरतों पर केंद्रित होती है। कभी कभी यह जानबूझकर किया जाता है कि आप दूसरे की संसाधनों, ऊर्जा और उपलब्धियों का थोड़ा शोषण कर रहे हैं। यह भी एक संकेतक है जो आपको थोड़ी सी चेतावनी देनी चाहिए। एक और तत्व जो आज मैं तुम्हें यहां देता हूं वह पांचवां है। फिर और भी तत्व हैं जिन पर गहराई से चर्चा की जानी चाहिए, तो शायद मुझे टिप्पणियों में लिखो ताकि हम इस विषय पर बात कर सकें। शायद हम इस विषय पर अन्य योगदानों को शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं। वह है ईर्ष्या। क्योंकि देखो, जलन एक मजबूत भावना है जो नार्सिसिस्ट के भीतर गहराई से निवास करती है। दूसरों के प्रति ईर्ष्या के साथ साथ एक प्रकार की कड़वाहट भी होती है, क्योंकि वास्तव में जैसा कि मैंने कहा, नार्सिसिज्म एक चोट से जन्म लेता है, एक नार्सिसिस्टिक चोट जो इस बात से उत्पन्न होती है कि व्यक्ति ने पूरी तरह से पहचाना नहीं गया, पूरी तरह से प्यार नहीं किया गया, वास्तव में देखा नहीं गया और दूसरे के साथ उस वास्तविक संपर्क की भावना को जीने में असमर्थ रहा। इस हद तक कि नार्सिसिस्ट, विशेष रूप से क्लासिक नार्सिसिस्ट, वास्तव में दूसरे के साथ गहरी एकता, निकटता और अंतरंगता की इस आवश्यकता को महसूस करता है, जैसे कि वह उस गहन भावनात्मक निकटता की खोज में है जिसे वह कभी भी वास्तव में जी नहीं पाया। लेकिन फिर यह आम तौर पर एक नाटक में प्रकट होता है, क्योंकि फिर एक बड़ी अलगाव होती है, एक बड़ा दूरी होती है दूसरे के साथ। जब नार्सिसिस्ट यह समझता है कि दूसरा वह आदर्शित वस्तु नहीं है जो किसी तरह से उसने शुरुआत में देखी थी, जो खुद के समान है। फिर वहाँ कई भेद हैं। नार्सिसिस्ट थोड़ा दुष्ट होता है, वह जो वास्तव में इसे जानबूझकर करता है, यानी वहाँ एक बड़ा क्षेत्र खुलता है जिसे अब यहाँ गहराई से समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको एहसास होता है कि आपके अंदर दूसरों के प्रति थोड़ी सी ईर्ष्या, थोड़ी सी नाराज़गी और जीवन के प्रति अन्याय की भावना है, तो यह एक दिलचस्प संकेतक है जिस पर आपको विचार करना चाहिए।
ये शायद कोई रोग या विकार नहीं है जिसके लिए मैं आपको स्पष्ट रूप से अधिक गहन विश्लेषण करने के लिए आमंत्रित करता हूं, बल्कि यह एक प्रवृत्ति, एक लक्षण, एक अस्वस्थ नार्सिसिस्टिक चोट हो सकती है जो आपको अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह आपकी ज़िंदगी में कई जटिलताओं का कारण बन सकता है, क्योंकि अगर आपके पास ऐसे नार्सिसिस्टिक लक्षण हैं जो आपके रिश्तों में बाधा डालते हैं, तो यह मुश्किल होगा कि आप वास्तव में एक मूल्यवान रिश्ते का अनुभव कर सकें, या आप दूसरे के साथ निकटता और अंतरंगता का अनुभव कर सकें, या आप वास्तव में जीवन का हिस्सा महसूस कर सकें। क्योंकि अगर मैं अपने आप को एक ऐसे पेडेस्टल पर रखता हूं जो दूसरों से अलग है, जो अलग है और अधिक योग्य है, तो शायद मैं वह नहीं पा सकूंगा जो मैं चाहता हूं, और फिर मैं निराशा के उस चक्र में प्रवेश कर जाता हूं। यह आमतौर पर मदद नहीं करता, यह जीवन में अच्छा महसूस नहीं कराता। ये केवल 5 संकेतक हैं। जैसा कि मैंने कहा, निश्चित रूप से और भी होंगे। शायद गहराई से अध्ययन करने लायक होगा। अगर आपको दिलचस्पी है तो बेझिझक मुझे टिप्पणियों में लिखें, मैं इस पर विचार करूंगा और इस पर काम करूंगा। बाकी के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं, जैसा कि मैंने कहा था, कि आप इस विषय पर मैंने जो अन्य सामग्री बनाई है उन्हें देखें, और यदि आप चाहें तो साइट्स पर विषयों की खोज में भी अन्वेषण करें। यदि आप नार्सिसिज्म लिखते हैं तो कई पोस्ट सामने आएंगे, और फिर मेरे साइट पर वीडियो भी मिलेंगे जो कि ricogambo.org है। जल्द ही मिलते हैं।